हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडीज बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के ज़्यादातर बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर थर्मोडायनेमिक्स हमें समझ में नहीं आती। तो आज जो हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको इतना ईजी वे में समझाया जाएगा कि आप थर्मोडायनेमिक्स को कभी नहीं भूलोगे। मतलब हम थर्मोडायनेमिक्स को रटेंगे नहीं, समझेंगे। आपको इस सीरीज के एंड तक लगभग 15 से 20 हम लेक्चर्स डालेंगे थर्मोडायनेमिक्स के। अगर आप 15 से 20 लेक्चर कंटिन्यूसली आप देखते जाते हो तो आपको थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आप उसके न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कर पाओगे। और अगर अगली वीडियो अपलोड होगी या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस हिसाब से रिस्पॉन्स होगा हम उस हिसाब से इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं दो वर्ड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट, और वैसे डायनेमिक्स का मतलब होता है इन मोशन। तो बेसिकली अगर बात की जाए इसके मीनिंग की तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, हीट इन मोशन। जब हीट मोशन में आती है तो उसकी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो सकती है, क्योंकि हीट क्या एक एनर्जी की फॉर्म ही है। तो बेसिकली अगर बात की जाए थर्मोडायनेमिक्स क्या है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है। वैसे थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी आता है। हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो किसको स्टडी करती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हीट को स्टडी करती है। वो क्या होती है, हमारी थर्मोडायनेमिक्स। आज हम डेफिनेशंस लिखेंगे नहीं, फटाफट से इसको समझेंगे। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हीट, दैट इज आवर थर्मोडायनेमिक्स। जो मेन बात हम पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या क्या बताती है। इट टेल्स अबाउट, थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या क्या जरूरी जानकारी देती है। एक बात और बता देता हूं मैं, इससे पहले थर्मोडायनेमिक्स के 3 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं फर्स्ट लेक्चर से वीडियोस बना रहा हूं क्योंकि उसमें थोड़ा सा वॉइस का इश्यू है, बच्चों का कमेंट आया था, तो इस वजह से इसको मैं बिल्कुल बिगिनिंग से उठा रहा हूं और आपको ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर मिलेगी इसकी। तो थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात की जाए हमें क्या क्या बताती है, सबसे पहला ये हमें रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में बताती है। तो क्या लिख सकते हैं, इट टेल्स अस अबाउट ए फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन। अब आप बोलेंगे सर ये फिजिबिलिटी क्या होती है। फिजिबिलिटी का मतलब क्या है, रिएक्शन होगी या नहीं होगी। मतलब हम कोई भी रिएक्टेंट जब एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो प्रोडक्ट बनना होता है, तो किस केस में प्रोडक्ट बनेगा, किस केस में प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मतलब ये उसकी फिजिबिलिटी के बारे में बताती है। दूसरा ये क्या बताती है, एक्सटेंट ऑफ यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। ये हमें किसके बारे में बताती है कि जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो किस एक्सटेंट तक बनेगा, इसकी यील्ड क्या होगी। यील्ड का मतलब क्या है, उसका उत्पादन क्या होगा। अब आप सोचिए आपने 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया, लेकिन रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट केवल 20 ग्राम बन रहा है, तो उस रिएक्शन को करवाने का क्या फायदा है। मतलब उस रिएक्शन का जो यील्ड ऑफ प्रोडक्ट है, जिस एक्सटेंट तक वो हो रही है वो कम है, तो हमें उस रिएक्शंस को फेवर नहीं करना है। तो बेसिकली अगर बात की जाए कौन सा प्रोसेस फेवरेबल है कौन सा नहीं है, वो हमें कौन बताती है, थर्मोडायनेमिक्स है। और तीसरा ये हमें बताती है डेरिवेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, कि कोई भी जब रिएक्शन होती है उस दौरान उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसको किस प्रकार से हमने परफॉर्म करना है, उसका जो डेरिवेशन देती है। जैसे हम अलग अलग लॉज पढ़ते हैं भाई, चाहे वो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया, चाहे वो रॉयल्स लॉ हो गया, वो सारे जो डेरिवेशन है, जैसे रॉयल्स लॉ का डेरिवेशन आपने पढ़ा हुआ है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें कौन बताती है, थर्मोडायनेमिक्स बताती हैं। वो बोलते हैं ना भाई, किसी के फायदे होते हैं तो किसी के नुकसान भी होते हैं। उसी प्रकार से जो थर्मोडायनेमिक्स है इसकी एप्लीकेशंस तो हैं, इसकी अपनी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन साथ में इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहली जो लिमिटेशन, इसकी मेजर लिमिटेशन सामने आई है कि ये कभी भी किसी भी रिएक्शन के अंदर इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल को स्टडी नहीं करती है। थर्मोडायनेमिक्स हमेशा बल्क फिनोमिना को कंसीडर करके चलती है। अब आपने ये वर्ड पहली बार शायद सुना हो या काफी सारे बच्चों ने सुना भी होगा, तो क्या पता उनको पता है नहीं, मैं बता देता हूं। बल्क फिनोमिना का मतलब क्या है, जैसे सपोज कीजिए किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्टेंट हमारा 100 ग्राम था, प्रोडक्ट मान लीजिए 80 ग्राम है, या प्लस में कुछ बाई प्रोडक्ट निकल गया 20 ग्राम का, इस प्रकार से। तो यहां पर ये इस पूरे रिएक्टेंट ने कैसे रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया उसके बारे में बात करेगी, ना कि इंडिविजुअल एटम के बारे में, कि कोई एटम जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करता है, मॉलिक्यूल बनाता है, मॉलिक्यूल रिएक्ट करके क्या बनाते हैं उसके बारे में ये कुछ नहीं बताता। तो पहली लिमिटेशन क्या आएगी, इट स्टडी बल्क फिनोमिना। ये किसको स्टडी करती है, बल्क फिनोमिना को स्टडी करती है, नॉट
इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल, ना कि किसी इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल को स्टडी करती है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, डज नॉट टेल टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, डज नॉट टेल टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, मतलब ये तो बता देती है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, लेकिन उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा उसके बारे में ये कुछ भी नहीं बता पाती है। और तीसरी लिमिटेशन, इट कंसीडर ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ये केवल किसको कंसीडर करती है, किसी भी रिएक्शन के अंदर वो इनिशियल स्टेट में क्या था और फाइनल स्टेट में क्या है, नॉट द पाथ फॉलोड, किसको नहीं पता करती है ये कि उस रिएक्शन के दौरान जो रिएक्शन ने मैकेनिज्म फॉलो किया है वो मैकेनिज्म क्या था, पाथ क्या था, उसके बारे में पता नहीं करती है। मतलब इनिशियल में क्या था और फाइनल में क्या है, केवल उसके बारे में स्टडी करती है। दैट इज आवर थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिवर्स की। जैसा कि आप सभी जानते हैं भाई, हम जिसके अंदर रह रहे हैं उसे हम ब्रह्मांड बोलते हैं, या उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर यूनिवर्स। ठीक है, तो यूनिवर्स क्या है, बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मांड। जो हमारा चारों तरफ का कुछ भी है वो सारा क्या है, यूनिवर्स है या यूनिवर्स का पार्ट है। तो यूनिवर्स जो है बेसिकली दो चीज़ों से बनता है, एक होता है सिस्टम और एक होता है सराउंडिंग। अगर बात की जाए सिस्टम की, मतलब अगर आप ये देखते हो हमारे चारों तरफ क्या है, खुद को इमेजिन करके देखते हो हमारे सराउंडिंग में क्या है, तो हम खुद क्या है, सिस्टम है, और हमारे चारों तरफ जो बच गया है वो क्या है, सराउंडिंग है। सपोज कीजिए आप कोई कप ऑफ वाटर लेते हो या आप ये मार्क कर लेते हो, इसकी स्टडी आपने करनी है, तो ये आपके लिए क्या है, एक सिस्टम है, और जो इसके चारों तरफ कुछ भी बच गया है वो सारा क्या है, सराउंडिंग। तो बेसिकली अगर बात की जाए सिस्टम की, सिस्टम यूनिवर्स का वो पार्ट है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, इट इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर आवर ऑब्जर्वेशन, जो क्या है, अंडर आवर ऑब्जर्वेशन है, दैट इज सिस्टम। अब जो रिमेनिंग पार्ट बच गया वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। तो क्या बोलेंगे, इट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज नॉट अंडर आवर ऑब्जर्वेशन, जो हमारी ऑब्जर्वेशन में नहीं है वो क्या बच जाता हमारा, सराउंडिंग। अगर इसका एग्जांपल ले लें, जैसे एक हॉट कप टी, ठीक है, ए हॉट ग्लास वाटर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, मैंने आपको खुद को एग्जांपल लेकर के बता दिया। हम अगर सिस्टम है तो हमारे चारों तरफ जो बच गया वो क्या है, सराउंडिंग। तो हमेशा याद रखना, कई बार पूछ लेता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो ये हमने लिख लिया है ऊपर कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिल करके हमारा क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। क्लियर है। अब हम बार बार इसकी बात कर रहे हैं सिस्टम, ठीक है। सिस्टम माने मैंने आपको बता दिया है भाई, यूनिवर्स का वो हिस्सा जो हमारे ऑब्जर्वेशन में है वो हमारा क्या है, सिस्टम है। लेकिन सिस्टम कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी, एक गिलास में जो है गर्म पानी है, तो वो गर्म पानी भाई वो खुला भी हो सकता है, उसको हम ओपन सिस्टम बोल देंगे। अगर उसको हम ऊपर से क्लोज कर दें तो क्लोज सिस्टम हो जाएगा, और अगर उसको बिल्कुल आइसोलेट कर दें, कोई भी हीट अंदर या बाहर ना जा पाए, वो क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड हो जाएगा। तो बेसिकली अगर बात की जाए, सिस्टम हमारे तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, नाम से ही पता चला भाई ओपन सिस्टम। अब आप इसको कुछ इस तरह से समझेंगे, सपोज कीजिए आपने एक पानी जो है पतीले में गैस सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है, गैस सिलेंडर नहीं, गैस स्टोव के ऊपर रखा हुआ है या गैस चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है, और आपने उसको नीचे से हीट करने लग रहे हो, तो क्या होगा भाई, थोड़े टाइम बाद वाटर जो हो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मैटर में या वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो वेपर्स हो बाहर निकल जाएंगी। यानी अगर कोई सिस्टम ऐसा है जिसमें से मैटर बाहर जा रहा है, अब वो उसको आप थोड़ी देर के लिए रख दोगे तो ठंडा भी हो जाएगा, यानी एनर्जी का
भी लॉस हो रहा है। तो ओपन सिस्टम क्या होगा, जिसके अंदर एनर्जी एज वेल एज मैटर का लॉस होगा, ठीक है, या एक्सचेंज होगा, इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर। तो जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज होगा, साथ के साथ किसका एक्सचेंज होगा, मैटर का एक्सचेंज होगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा ओपन सिस्टम। जैसे एग्जांपल इसका मैंने आपको बता दिया, एक कप ऑफ टी ले लो या एक ग्लास ऑफ वाटर ले लो, ठीक है, आप उसको रख दीजिए, चाहे थोड़ी देर में ठंडी भी हो जाएगी और आपको उसमें से थोड़ी बहुत वेपर्स भी उठती हुई दिखाई देती है, मतलब मैटर भी जा रहा है सराउंडिंग में और एनर्जी भी वो लॉस कर रहा है। अगर इसके लिए आप डायग्राम बनाना चाहो, हालांकि ग्रेजुएशन लेवल पर इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ, ऐसे दिखा करके आप यहाँ से ऐसे दिखा देना कि जो मैटर है वो वेपर बन रही है उसकी और साथ में एनर्जी का भी लॉस हो रहा है, ठीक है। क्लोज में क्या होगा, अब जो भी था भाई इसको आप क्लोज कर दीजिए, तो क्या होगा, वेपर्स तो बाहर नहीं जा पाएंगी, लेकिन ये ठंडा तो होगा थोड़ी देर बाद, मतलब इसके अंदर है इन विच एक्सचेंज ऑफ ओनली एनर्जी टेक्स प्लेस, नॉट ऑफ मैटर। तो मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, केवल किसका एक्सचेंज होगा, एनर्जी का एक्सचेंज होगा। जैसे एग्जांपल ले लो, बॉइलिंग वाटर इन ए क्लोज्ड वेसल, इन ए क्लोज्ड वेसल, किसी भी क्लोज्ड वेसल के अंदर अगर वो बॉइलिंग वाटर है हमारा, तो मैटर बाहर नहीं जाएगा, केवल एनर्जी का लॉस हो जाएगा, ठीक है। और आइसोलेटेड क्या होगा, इन विच नाइदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा, नोर ऑफ मैटर, और ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा। जैसे एग्जांपल लेंगे, टी इन ए थर्मस फ्लास्क, आपको पता है भाई थर्मोस के अंदर जो है या थर्मस फ्लास्क जो होता है उसके अंदर जो चाय हमारी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक गर्म रहती है, उसका कारण यही है कि जो एनर्जी का लॉस है वो नहीं होता सराउंडिंग में और ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है। लेकिन एक बात सच्चाई है कि 100% आइसोलेशन हम कभी भी नहीं कर सकते, तो नोट में लिख देंगे हम इसको, 100% आइसोलेशन is never possible. It can be attained only for a small interval of time. उसको आप केवल थोड़े टाइम के लिए तो क्या कर सकते हो, अटेन कर सकते हो। जैसे चाय थी हमारी थर्मस फ्लास्क के अंदर 10 घंटे 12 घंटे या 5 घंटे, वो थर्मो फ्लास्क की कैपेसिटी के ऊपर, या कई थर्मस फ्लास्क ऐसे होते हैं जो 24 घंटे तक भी आइसोलेट करके रख सकते हैं, लेकिन हमेशा आइसोलेट नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 100% आइसोलेशन इज ए नेवर पॉसिबल। आप कभी भी किसी का भी 100% आइसोलेशन नहीं कर सकते। अगर आपने 100% आइसोलेशन कर दिया, इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ आज जितनी गर्म है या आज जितनी ठंडी है, कल भी उतनी होगी, परसों भी उतनी होगी, 1 वीक के बाद, 1 मंथ के बाद, 1 ईयर के बाद, 10 ईयर के बाद, 100 ईयर के बाद वैसी होगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो 100% आइसोलेशन इज नेवर पॉसिबल, इट कैन बी अटेन्ड ओनली फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ ए टाइम। क्लियर है? तो आज ये बिल्कुल बेसिक टर्म हमने की है। आपका रिस्पॉन्स का इंतजार रहेगा, कमेंट्स का इंतजार रहेगा, तो जल्दी जाइए कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी, ताकि आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आ जाए। थैंक यू।